यह ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक थी। एक नाम जो 74 सालों तक अनसुलझा रहा और एक वैज्ञानिक प्रोफेसर डीएन जो इस गुत्थी को सुलझाने का दावा करते हैं। इस केस ने पूरी दुनिया के मीडिया का ध्यान खींचा क्योंकि यह 74 साल पुराने एक शव की पहचान से जुड़ा था। यह कहानी 1 दिसंबर 1948 को एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया के समरटन बीच से शुरू होती है। वह एक ठंडी सुबह थी जब समुद्र तट पर टहल रहे कुछ लोगों ने किनारे पर एक आदमी की लाश पड़ी देखी। पहले तो लगा कि वह सो रहा है, लेकिन पास जाने पर एहसास हुआ कि वह मृत था। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक की उम्र लगभग 40-50 वर्ष रही होगी। उसके पास से कुछ चीजें मिली, एक आधी जली सिगरेट, बस और ट्रेन के टिकट, एक माचिस, 2 कंघी और सिगरेट का एक पैकेट। लेकिन उसके पास कोई वॉलेट, कैश या पहचान पत्र नहीं था जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। सबसे रहस्यमयी चीज थी एक किताब का आखिरी पन्ना जो उसकी जेब में मिला। उस पन्ने पर लिखा था, तमाम शुल्क, तमम शूड। यह शब्द फारसी भाषा से लिया गया था जिसका मतलब होता है समाप्त। यही से इस अनसुलझी पहेली की शुरुआत हुई जिसने दशकों तक दुनिया भर के शोधकर्ताओं और जासूसों को उलझाए रखा। जांच आगे बढ़ी तो एक नया सुराग हाथ लगा। रेलवे स्टेशन से एक फोन कॉल आया। स्टेशन लॉकर में रखा एक ब्रीफकेस संदिग्ध लग रहा था और पुलिस को संदेह हुआ कि यह उसी व्यक्ति का हो सकता है जिसकी लाश समरटन बीच पर मिली थी। पुलिस तुरंत रेलवे स्टेशन पहुंची और लॉकर को खोला। अंदर एक ब्रीफकेस था, लेकिन जब उसे जांचा गया तो कोई पहचान संबंधी सबूत नहीं मिला। ब्रीफकेस में कुछ कपड़े थे, मगर सभी कपड़ों के टैग जानबूझकर काट दिए गए थे जिससे उनके मालिक का कोई सुराग न मिल सके। कोई दस्तावेज नहीं था, कोई वॉलेट नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो उस शख्स की पहचान उजागर कर सके। पुलिस ने उम्मीद की थी कि यहां से कोई ठोस सुराग मिलेगा, लेकिन यह खोज और भी रहस्यमयी हो गई। इसके बाद पुलिस ने मृतक के फिंगरप्रिंट लिए और उन्हें रिकॉर्ड से मिलाने के लिए विभिन्न एजेंसियों को भेज दिया, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला था। कहीं भी उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। उसकी उंगलियों के निशान किसी भी सरकारी डेटा से मेल नहीं खा रहे थे। अब तक मीडिया भी इस अजीबोगरीब मामले में दिलचस्पी लेने लगी थी। पुलिस ने मृतक की तस्वीर अखबारों में प्रकाशित करवाई ताकि कोई उसे पहचान सके। ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग शहरों में यह खबर भेजी गई, लेकिन किसी ने भी उसे पहचानने का दावा नहीं किया। समरटन बीच पर मिली यह लाश, जिसके पास ना कोई नाम था, ना पहचान, न कोई अतीत, एक अनसुलझा रहस्य बन चुकी थी। समय बीतता गया, लेकिन मृतक की पहचान का कोई सुराग नहीं मिला। मोर्चरी में लाश सालों तक पड़ी रही, लेकिन जब कोई दावा करने नहीं आया तो पुलिस ने उसे एक नया नाम दिया, समरटन मैन, क्योंकि उसकी लाश समरटन बीच पर मिली थी। 1949 में, यानी उसकी बरामदगी के लगभग 1 साल बाद, उसे एडिलेड के एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया। हालांकि पुलिस को अब भी उम्मीद थी कि भविष्य में कभी उसकी पहचान हो सकती है, इसलिए शव को दफनाने से पहले उसके बालों और कुछ अन्य नमूनों को सुरक्षित रख लिया गया। उसकी कब्र पर एक साधारण पत्थर लगाया गया जिस पर लिखा था, Here lies an unknown man who was found at Somerton Beach। यहाँ एक अनजान व्यक्ति की कब्र है जिसकी लाश समरटन बीच पर मिली थी। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। पुलिस ने लगातार इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश जारी रखी। समय बीतता गया, लेकिन हर सुराग बेकार साबित होता रहा। जैसे जैसे मामला ठंडा पड़ने लगा, पुलिस ने अंतिम प्रयास के रूप में मृतक के चेहरे का प्लास्टर कास्ट, मूर्तिकला, बनवाया। यह पेरिस प्लास्टर तकनीक से तैयार किया गया ताकि उसके चेहरे की सही पहचान भविष्य में संभव हो सके। इस प्लास्टर कास्ट पर उसके असली बालों के नमूने भी लगाए गए ताकि अगर कभी कोई सुराग मिले तो उसकी तुलना की जा सके। लेकिन फिर भी समय बीतता गया और समरटन मैन का रहस्य अनसुलझा ही बना रहा। जांच आगे बढ़ी, लेकिन समय के साथ यह मामला और भी रहस्यमयी होता गया। सालों बीतते गए। 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, लेकिन समरटन मैन की पहचान एक पहेली बनी रही। इस दौरान पुलिस के पास एक और महत्वपूर्ण सुराग था, वह पन्ना जो मृतक की जेब से मिला था। यह किताब से फाड़ा गया अंतिम पन्ना था जिस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, तमाम शुल्क, तमाम शुद्ध। इसका मतलब होता है समाप्त या अंत। पुलिस ने इस पन्ने की गहराई से जांच की और पता चला कि यह उमर खय्याम की प्रसिद्ध काव्य संग्रह रुबाइयात का अंतिम पृष्ठ था। यह एक रहस्यमयी कड़ी थी, एक अनजान शव
उसकी जेब में एक किताब का फटा हुआ अंतिम पन्ना, जिसका अर्थ था अंत। पुलिस को शक हुआ कि शायद इसी किताब की पूरी प्रति कहीं और मौजूद होगी, जिसमें से यह पन्ना फाड़ा गया था। उन्होंने अखबारों में यह घोषणा करवाई कि यदि किसी के पास रुबाइयात की ऐसी प्रति हो जिसमें यह आखिरी पन्ना गायब हो, तो वे पुलिस से संपर्क करें। कुछ समय बाद एक व्यक्ति सामने आया। उसने दावा किया कि उसके पास वही किताब थी और उसमें से आखिरी पन्ना फटा हुआ था। जब पुलिस ने जांच की तो यह पन्ना और उसकी किताब के पन्नों की संरचना पूरी तरह मेल खाती थी। यही नहीं, उस व्यक्ति ने बताया कि यह किताब उसे एक महिला ने गिफ्ट में दी थी। अब यह केस और भी उलझ गया। कौन थी वह महिला? क्या उसका इस रहस्य से कोई संबंध था? और क्या वह समरटन मैन को जानती थी? यह एक नई कड़ी थी जिसने इस रहस्यमयी मामले को और भी पेचीदा बना दिया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, मामला और भी उलझता गया। पुलिस उस महिला तक पहुंची जिसका नाम जेसिका थॉम्पसन था। इत्तेफाक से उसका घर समरटन बीच से महज 5 किलोमीटर दूर था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने दावा किया कि वह मृतक को नहीं जानती। पुलिस ने उसे समरटन मैन की तस्वीरें भी दिखाईं, लेकिन उसने पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन मामला यहीं से संदिग्ध हो गया। जिस किताब का आखिरी पन्ना मृतक की जेब से मिला था, वही किताब किसी न किसी तरह से जेसिका से जुड़ी थी। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि समरटन मैन की लाश उसके घर के बेहद करीब क्यों मिली थी। इस दौरान पुलिस को मृतक के सूटकेस में कुछ पन्ने भी मिले, जिनमें अजीबोगरीब संकेत और पहेलियां लिखी थीं। जब विशेषज्ञों ने इन अक्षरों और शब्दों को देखा, तो यह कोई सीधा सादा संदेश नहीं लग रहा था, बल्कि किसी गुप्त कोड की तरह लग रहा था। यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद हुई थी, जब दुनिया में शीत युद्ध शुरू हो चुका था। कपड़ों के टैग हटाना, अजीब कोड लिखे पन्ने और उसकी अज्ञात पहचान ने इस थ्योरी को और भी मजबूत कर दिया। कुछ विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि शायद वह एक रूसी जासूस था, जिसे पहचान छुपाने के लिए मार दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि उसकी मौत कैसे हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन जब पेट की जांच की गई तो उसमें जहर जैसी कुछ संदिग्ध चीजें पाई गईं। शरीर पर कोई बाहरी चोट का निशान नहीं था, न ही कोई इंजेक्शन का निशान मिला। डॉक्टर इस बात से भी उलझन में थे कि अगर जहर दिया गया था तो वह शरीर में कैसे पहुंचा। न तो उसके पास कोई जहरीला पदार्थ मिला और न ही किसी तरह की जबरदस्ती के संकेत थे। अब मामला और भी रहस्यमय हो गया। क्या समरटन मैन ने खुद जहर खाकर आत्महत्या की थी, या किसी ने उसे इतनी सफाई से मार दिया कि कोई सुराग तक न छोड़ा? समरटन मैन की पहेली अब एक अंतर्राष्ट्रीय रहस्य बन चुकी थी, जिसका जवाब सालों बाद भी किसी के पास नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि समरटन मैन की मौत प्राकृतिक थी, आत्महत्या थी या हत्या। डॉक्टरों ने यह संभावना जताई कि उसे दिल का दौरा जहर के कारण पड़ा हो सकता है, लेकिन यह भी तय नहीं था कि जहर कैसे उसके शरीर में पहुंचा। इस रहस्य ने मामले को और उलझा दिया। समरटन मैन की यह पहेली समय समय पर फिर से सामने आती रही। कई शोधकर्ता इस केस को हल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। कुछ लोगों का मानना था कि मृतक रूसी था, कुछ का कहना था कि वह अमेरिकी था, जबकि कुछ का मानना था कि वह यूरोपियन हो सकता है। धीरे धीरे यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन समय समय पर इसमें रुचि रखने वाले लोग इसे फिर से खंगालने की कोशिश करते रहे। करीब 45-47 साल बीत गए और फिर 1995 में एडिलेड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास शुरू किया। इनका नाम डेरिक एबॉट था। उन्होंने इस केस के बारे में काफी कुछ सुना था और हमेशा इसे एक अधूरी पहेली की तरह देखा था। एडिलेड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के दौरान उन्होंने समरटन मैन की पहचान को उजागर करने के लिए एक नई दिशा में शोध शुरू किया। डेरिक एबॉट ने पूरे केस का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस रिकॉर्ड, समरटन मैन से जुड़े सभी सबूतों को दोबारा खंगाला और हर छोटे से छोटे सुराग पर ध्यान दिया। उनका लक्ष्य था किसी भी तरह इस अनजान शख्स की पहचान करना और इस 50 साल पुराने रहस्य से पर्दा उठाना। लेकिन क्या वह इस रहस्य को सुलझाने में सफल हुए? क्या इतने सालों बाद कोई नई जानकारी सामने आई, या यह पहेली हमेशा के लिए अनसुलझी रह गई? डेरिक एबॉट ने अपनी रिसर्च को पूरी तरह इस केस पर केंद्रित कर दिया। 1995 में शुरू की गई इस जांच को 16 साल बीत चुके थे, लेकिन वह अब भी किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंचे थे। 2011 में एडिलेड पुलिस ने आखिरकार सहयोग करते हुए
समरटन मैन के 50 बालों के नमूने उन्हें सौंप दिए। ये बाल उस प्लास्टर मॉडल से लिए गए थे जिसे पुलिस ने 1948 में मृतक के चेहरे का सटीक प्रतिरूप बनाने के लिए तैयार किया था। अब एबॉट और उनकी टीम के 20 विशेषज्ञ इस रहस्य को वैज्ञानिक तरीकों से हल करने में जुट गए। डीएनए तकनीक लगातार उन्नत हो रही थी और यह एक ऐसा अवसर था जिसका उपयोग समरटन मैन की पहचान उजागर करने के लिए किया जा सकता था। हालांकि एक बड़ी चुनौती यह थी कि बालों में मौजूद डीएनए बहुत पुराना था और इसकी मात्रा भी सीमित थी। इस बीच एबॉट ने बार बार प्रशासन से अनुरोध किया कि समरटन मैन की कब्र खोदकर उसके अवशेषों की फिर से फॉरेंसिक जांच की जाए ताकि डीएनए सैंपल सीधे हड्डियों या दांतों से लिया जा सके। लेकिन यह अनुमति उन्हें लंबे समय तक नहीं मिली। फिर भी एबॉट ने हार नहीं मानी। उन्होंने उपलब्ध बालों के नमूनों से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एमटीडीएनए निकालने की कोशिश की, जो मातृपक्ष की वंशावली को ट्रेस करने में मदद कर सकता था। इस तकनीक के जरिए 1948 से लेकर अगले 10 वर्षों तक इस व्यक्ति की संभावित पारिवारिक पृष्ठभूमि का पता लगाने की कोशिश की गई। आखिरकार, क्या एबॉट और उनकी टीम इस पहेली को हल कर पाए? क्या इतने वर्षों बाद यह रहस्य उजागर हुआ या फिर यह गुत्थी आज भी अनसुलझी है? डेरिक एबॉट की टीम ने यह समझने की कोशिश की कि समरटन मैन कहीं उन लोगों में से तो नहीं जिनका जन्म रिकॉर्ड तो मौजूद है, लेकिन मृत्यु का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने यह शोध 1960-70 तक के आंकड़ों तक बढ़ा दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऑस्ट्रेलिया में कितने ऐसे लोग थे जिनका जन्म प्रमाण पत्र तो था, लेकिन मृत्यु का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं मिला। जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। ऑस्ट्रेलिया में करीब 4000 ऐसे लोग थे जिनका जन्म तो दर्ज था, लेकिन उनकी मृत्यु का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं था। अब सबसे मुश्किल काम था इन 4000 लोगों के परिवारों और वंशावली की जांच करना। एबॉट की टीम ने डीएनए विश्लेषण से इन सभी लोगों को एक-एक कर हटाना शुरू किया, यानी उन लोगों की पहचान कर ली गई जो जीवित थे या जिनकी मौत का कोई न कोई दस्तावेजी प्रमाण मौजूद था। लेकिन समरटन मैन की पहचान अब भी एक रहस्य बनी हुई थी। इस जटिल और विशाल खोजबीन में समय बीतता गया और अंततः इस केस में एक अमेरिकी वैज्ञानिक सामने आए जिन्होंने एबॉट की टीम की डीएनए सैंपलिंग और जीनियोलॉजी ट्रेसिंग में मदद की। ये वैज्ञानिक परिवार की जड़ों को डीएनए के जरिए खोजने में माहिर थे और उन्होंने समरटन मैन की वंशावली से जुड़े नए सुराग खोजने का दावा किया। तो क्या अब इस रहस्य से पर्दा उठने वाला था? क्या समरटन मैन की पहचान उजागर हुई या ये गुत्थी अभी भी अधूरी थी? डेरिक एबॉट की लगभग 25 साल की मेहनत आखिरकार रंग लाने लगी। 2020 तक उन्होंने उन 4000 संभावित लोगों में से सिर्फ 2 पर फोकस करना शुरू किया, क्योंकि समरटन मैन के बालों से मिले डीएनए का मिलान इन्हीं 2 व्यक्तियों से हो रहा था। अब सवाल यह था कि ये दोनों कौन थे? एबॉट और उनकी टीम ने आगे की जांच शुरू की और पाया कि ये 2 लोग आपस में कजन थे, यानी एक समरटन मैन के पिता की ओर से और दूसरा उनकी माता की ओर से जुड़ा हुआ था। ये खोज बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसका मतलब था कि समरटन मैन इन्हीं कजन के परिवार से संबंधित था। अब केवल यह पता लगाना बाकी था कि इनके परिवार में कौन ऐसा व्यक्ति था जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन वह 1948 में एडिलेड में मौजूद हो सकता था। इस नतीजे पर पहुंचकर एबॉट की टीम को विश्वास हो गया कि वे समरटन मैन की असली पहचान के बेहद करीब हैं। अगले चरण में उन्होंने उन परिवारों की गहराई से छानबीन शुरू की ताकि यह पता चल सके कि यह रहस्यमयी व्यक्ति आखिर कौन था। क्या उसका कोई असली नाम था? और क्या सच में वह एक जासूस था या फिर एक आम नागरिक? क्या इस बार 74 साल पुराना यह रहस्य सुलझ जाएगा? डेरिक एबॉट और उनकी टीम ने आखिरकार 74 साल पुरानी इस पहेली को हल कर लिया। समरटन मैन कोई रहस्यमय जासूस नहीं था, न ही वह कोई विदेशी था। वह एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक था जिसका नाम था चार्ल्स वेब। चार्ल्स वेब 16 नवंबर 1905 को मेलबर्न, विक्टोरिया में जन्मा था। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मेलबर्न के फुट्सक्राय इलाके में बिताया था। एबॉट और उनकी टीम ने पुराने रिकॉर्ड खंगालकर इस शख्स की असली पहचान का खुलासा किया। अब सवाल यह था कि चार्ल्स वेब आखिर एडिलेड में क्या कर रहा था और उसके पास उमर खय्याम की रूबाइयात किताब का आखिरी पन्ना क्यों था? इस केस के रहस्यमय पहलुओं की परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी थीं। चार्ल्स वेब के परिवार में कुल 6 बच्चे थे और वह सबसे छोटा था। डीएनए के जरिए उसका परिवार तो मिल गया,
लेकिन उसके बचपन और जवानी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। इसकी एक वजह यह थी कि उसके परिवार के कई सदस्य अलग अलग जगहों पर चले गए थे। जो लोग अब जीवित थे वे बहुत छोटी उम्र के थे और उन्हें चार्ल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चार्ल्स की कोई तस्वीर भी नहीं मिली, जिससे उसकी पहचान को लेकर और भी रहस्य गहराता गया। अब खोजबीन जारी थी कि क्या उसके पारिवारिक वृक्ष में कहीं कोई पुरानी तस्वीर मौजूद हो सकती है। हालांकि जो जानकारी अब तक मिली उसके अनुसार चार्ल्स वेब का जन्म 16 नवंबर 1905 को मेलबर्न, विक्टोरिया में हुआ था। उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और बाद में उसकी शादी डोरोथी रॉबर्टसन नाम की एक महिला से हुई थी। अब सवाल उठता था कि डोरोथी रॉबर्टसन कहाँ थी और क्या उसकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जो उसे एडिलेड तक ले गया। उसकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव इतना बढ़ गया था कि उसकी पत्नी डोरोथी रॉबर्टसन मेलबोर्न छोड़कर चली गई। वह अपने पति से अलग रहना चाहती थी और एडिलेड चली गई। चार्ल्स शायद अपनी पत्नी को मनाने या उससे मिलने के इरादे से मेलबोर्न से एडिलेड आया था, लेकिन वहां उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। इस मामले की जांच करने वालों का दावा है कि अब यह रहस्य पूरी तरह से सुलझ चुका है, लेकिन कुछ सवाल अब भी बाकी हैं। चार्ल्स के पास उमर खय्याम की रुबाइयात का आखिरी पन्ना क्यों था? जांच में पाया गया कि चार्ल्स को शायरी पढ़ने का शौक था और वह इस तरह की किताबें पढ़ता था, इसलिए वह पन्ना शायद उसके लिए कोई व्यक्तिगत महत्व रखता था। इसके अलावा उसके सूटकेस में कुछ कोडनुमा शब्द और संख्याएं लिखी हुई मिली थीं। ये क्यों थे? इसकी एक व्याख्या यह निकली कि चार्ल्स को घुड़सवारी और सट्टेबाजी में दिलचस्पी थी। यह संभव है कि वे शब्द और संख्याएं किसी रेस ट्रैक या घुड़दौड़ से संबंधित हों। हालांकि यह अब भी पूरी तरह साबित नहीं हो सका कि उनका असली मतलब क्या था। चार्ल्स वेब को घुड़दौड़ और सट्टेबाजी में रुचि थी और उसके सूटकेस में मिले अजीब शब्द शायद उन घोड़ों के नाम थे जिन पर वह दांव लगाता था। यह भी एक संभावित कारण हो सकता है कि उसके पास वह रहस्यमयी नोट्स थे जिन्हें कोड समझा जा रहा था। जहां तक उसकी मौत की बात है, अब तक के विश्लेषण में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वह प्राकृतिक मृत्यु थी, आत्महत्या थी या किसी ने उसे जहर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उसके पेट में जहरीले पदार्थ के अंश पाए गए थे, लेकिन यह तय नहीं हो पाया कि उसने खुद जहर खाया था या किसी ने उसे दिया था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जब 1948 में उसकी मौत हुई तो उसकी लाश को कोई भी क्लेम करने नहीं आया। आमतौर पर किसी के मरने के बाद परिवार के सदस्य या दोस्त सामने आते हैं, लेकिन चार्ल्स के मामले में ऐसा नहीं हुआ। चार्ल्स वेब की कहानी वाकई चौंकाने वाली है। एक शख्स जिसकी मौत 1948 में हुई, लेकिन उसकी पहचान 74 साल बाद सामने आई। 1905 में जन्मा यह व्यक्ति 117 साल बाद दुनिया को यह बताने में कामयाब रहा कि वह कौन था। उसकी पत्नी डोरोथी ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन बाद में उसका क्या हुआ यह किसी को नहीं पता। वह कहाँ गई, किसके साथ रही और उसकी मौत कब हुई, ये सारे सवाल अब भी अनसुलझे हैं। उस दौर में कई परिवार बिना किसी सूचना के एक शहर से दूसरे शहर चले जाते थे। शायद चार्ल्स की जिंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ हो जिससे वह अचानक मेलबोर्न से एडिलेड पहुंच गया। चूंकि यह मामला अब पूरे ऑस्ट्रेलिया में चर्चा में है, डीएनए के जरिए उसकी तीसरी और चौथी पीढ़ी के रिश्तेदारों तक संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके पास चार्ल्स की कोई पुरानी तस्वीर हो या जो उसके बारे में कुछ और जानकारी दे सके। एक आदमी जिसका कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी और जिसे सबने जासूस समझ लिया था, अब 74 साल बाद उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस अभी भी इस केस पर अपनी जांच जारी रखे हुए है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जो खुलासे किए हैं उन पर पुलिस अपनी स्वतंत्र जांच के बाद ही कोई आधिकारिक बयान देगी। यह मामला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। दशकों तक एक रहस्य बना यह केस अब धीरे धीरे अपनी सच्चाई की ओर बढ़ रहा है। लेकिन क्या चार्ल्स वेब की पूरी कहानी कभी सामने आ पाएगी? शायद आने वाले वक्त में डीएनए जांच और पुरानी फाइलों की खोजबीन से और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। धन्यवाद।